हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सोसाइटीज़, ग्रामीण तथा नगरीय सहकारी समितियों में अंतर। सुनिए, इसमें नंबर फर्स्ट है एरिया ऑफ ऑपरेशन, कार्य क्षेत्र। सुनिए, इसमें ग्रामीण समितियों का क्षेत्र प्रायः 1 या 2-3 ग्रामों तक सीमित होता है, जबकि नागरिक समितियां प्रायः निश्चित क्षेत्र के लिए निर्मित की जाती हैं। स्वभावतः दोनों की सदस्य संख्या में बहुत अंतर होता है। नंबर 2 आता है शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। ग्रामीण समितियों के अंश प्रायः 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक के होते हैं, जबकि नागरिक समितियां अपने अंश का मूल्य कुछ ऊंचा रखती हैं। इसी कारण बहुसंख्यक सदस्यता तथा उच्च अंश मूल्य नागरिक समितियों की पूंजी अधिक होती है। नंबर 3 लायबिलिटी, दायित्व। ग्रामीण समितियों का दायित्व प्रायः असीमित एवं नागरिक समितियों का दायित्व सीमित होता है। नंबर 4 आता है लोन्स, ऋण। ग्रामीण समितियां केवल सदस्यों को ऋण देती हैं, जबकि नागरिक समितियां प्रत्येक व्यक्ति को ऋण दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण समितियों द्वारा केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दिए जाते हैं, जबकि नागरिक समितियां ऋण देते समय उद्देश्य का कोई ध्यान नहीं रखती। नंबर 5 आता है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध। ग्रामीण समितियों का प्रबंध प्रायः अवैतनिक होता है, जबकि डेलिश समितियों के कर्मचारियों को नियमित वेतन देने की व्यवस्था होती है। नंबर 6 आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ वितरण। रेफेजन या ग्रामीण समितियों में प्रायः लाभ वितरण की व्यवस्था नहीं होती, जबकि नागरिक समितियों में 25% लाभ कोष निधि में रखकर शेष में से लाभांश वितरण कर दिया जाता है। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया, भारत में सहकारी बैंकिंग का विकास। इसमें सुनिए, भारत में सहकारी आंदोलन की नींव सर फ्रेडरिक निकलसन ने रखी थी, जिन्होंने 1895 में अपनी रिपोर्ट लैंड एंड एग्रीकल्चरल बैंक इन मद्रास में रेफेजन साख समितियों के निर्माण का सुझाव दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के ड्यूपर्ने ने सहकारी साख समितियां निर्मित करने का प्रयत्न किया। 1901 में लॉर्ड कर्जन की सरकार ने एक समिति नियुक्त की, जिसकी सिफारिश पर 1904 में भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम पास किया। इस अधिनियम में केवल साख समितियां ही बनाने की व्यवस्था थी, अतः 1912 में एक व्यापक अधिनियम पास किया गया, जिसके अंतर्गत साख के अतिरिक्त अन्य प्रकार की समितियां बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त प्राथमिक समितियों के साथ साथ केंद्रीय तथा प्रांतीय सहकारी बैंकों को भी मान्यता प्रदान कर दी गई। 1914 में मैक्लेगन समिति नियुक्त की गई, जिसने देश की सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। समिति का यह विचार था कि दुर्बल एवं अव्यवस्थित समितियों को समाप्त कर शक्तिशाली समितियों का प्रोत्साहन देना चाहिए। 1919 में सहकारिता विभाग प्रांतीय सरकारों के अधीन कर दिया गया और धीरे धीरे सभी प्रांतों में अलग अलग सहकारी समिति अधिनियम बनाए गए। स्तूपाकार व्यवस्था भारत में सहकारी साख आंदोलन स्तूपाकार है, जिसके आधार में ग्राम्य स्तर पर प्राथमिक साख समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हैं। अब सुनिए, इसमें नंबर 1 आता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ यानी कि प्राथमिक साख समितियां। इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्राथमिक साख समिति का निर्माण। नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन। एक ग्राम अथवा एक क्षेत्र में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। समिति का पंजीयन रजिस्ट्री
करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सदस्य अथवा अंशधारी समान हित वाले ही हों और सहकारिता के सिद्धांतों को समझते हों। नंबर 2 आता है एरिया ऑफ ऑपरेशन, कार्यक्षेत्र। समिति का कार्यक्षेत्र प्रायः सीमित रखा जाता है। 1954 के पश्चात ग्रामीण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर बड़े आकार की समितियां बनाना आरंभ किया गया। 1958 के पश्चात मेहता समिति के सुझाव के अनुसार सहकारी समितियों का पुनर्गठन इस प्रकार किया गया कि वे सामान्य आकार की हों और न केवल अपने सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके बल्कि स्वयं भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। नंबर 3 आता है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। प्राथमिक समिति की कार्यशील पूंजी अंश बेचकर, केंद्रीय सरकारी बैंक से ऋण लेकर तथा जमाओं द्वारा प्राप्त की जाती है। समितियों को प्रायः अपनी संपूर्ण चालू पूंजी के दुगने से लेकर 4 गुने तक उधार मिल जाता है। नंबर 4 आता है वोटिंग राइट्स, मताधिकार। समिति के प्रत्येक सदस्य को चाहे वे कितने ही अंशों का मालिक हो, एक मत देने का अधिकार होता है। इस प्रकार समिति के प्रबंध में केवल 2-4 व्यक्ति ही संपूर्ण सत्ताधारी नहीं बन सकते। नंबर 5 आता है स्टेट पार्टिसिपेशन इन शेयर कैपिटल, सरकार का अंश पूंजी में भाग। 1958 के पश्चात मेहता समिति की सिफारिश के कारण कुल अंश पूंजी की आधी रकम राज्य सरकार देने लगी है। इसमें आता है मैनेजमेंट, प्रबंध व्यवस्था। समिति की नियमित व्यवस्था चलाने के लिए सदस्यों द्वारा एक प्रबंध समिति बना दी जाती है जो साधारण सभा में निश्चित तिथियों का पालन करती है। प्रबंध समिति का सचिव, जो समिति के आकार के अनुसार वेतनभोगी अथवा अवैतनिक होता है, समिति के प्रबंध का पूरा काम संभालता है। लोनिंग ऑपरेशंस यानी कि ऋण देने संबंधी कार्यकलाप। प्राथमिक समिति केवल सदस्यों को ऋण देती है। ऋण की मात्रा प्रायः सदस्य की अंश पूंजी तथा राशि पर निर्भर करती है। ऋण केवल व्यक्तिगत जमानत पर दिए जाते हैं और ब्याज की दर 12 से 14% तक ली जाती है। समिति मुख्यतः अल्पकालीन 1 वर्ष तक ऋण देती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उनकी अवधि 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाते हैं और इनका दुरुपयोग होने पर संबंधित सदस्यों को संपूर्ण राशि लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कुछ राज्यों में ऋण लेने वाले सदस्यों को अपनी भूमि धरोहर के रूप में रखनी पड़ती है और कुछ राज्यों में ऋणी को अपनी व्यक्तिगत जमानत के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्तियों की जमानत दिलानी पड़ती है। इस प्रकार साख समितियां अपने सदस्यों को दिए गए ऋणों के सदुपयोग का विशेष ध्यान रखती हैं। सहकारी साख समितियों की रणनीति संबंधित राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। इस संबंध में ऋण नियम बना दिए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। समितियों का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रायः सभी निर्णय एकमत से करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके साथ ही समितियों में समान हित वाले सदस्य ही रहे। इस दृष्टि से समिति के अंशों की बिक्री केवल समिति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को ही की जा सकती है। इसमें आ गया था लाभ वितरण। प्राथमिक साख समितियों की लाभ राशि का एक अंश अनिवार्य रूप में एक कोष में डाला जाता है और शेष भाग लाभांश के रूप में अंशधारियों को बांट दिया जाता है। समितियों द्वारा दिए जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा सभी राज्यों में निश्चित कर दी गई है और वह कहीं भी 10% से अधिक नहीं है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सहकारी समितियों को लाभ कमाने का साधन नहीं बनाया जा सकता। प्राथमिक साख समितियों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: कृषि साख समितियां, अन्न बैंक तथा गैर कृषि साख समितियां। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राथमिक कृषि साख समिति केवल कृषि कार्यों के लिए ऋण देती है। अन्न बैंक या अनाज बैंक किसानों को बीज आदि के लिए अन्न उधार देते हैं। गैर कृषि साख समितियां देश के विशाल नागरिक क्षेत्र में तथा ग्रामों में कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए ऋण देने की व्यवस्था करती हैं। प्राथमिक साख समितियों की प्रगति में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में देश में प्राथमिक साख समितियों की संख्या 1,15,462 थी, जिसके 51.54 लाख सदस्य थे।
तथा इनकी औसत कार्यशील पूंजी 3,547 करोड़ रुपए थी। योजना काल में सहकारिता का क्रमबद्ध विकास होता गया। वर्तमान समय में भारत का सहकारी क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े सहकारी क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान देश में विभिन्न प्रकार की 5.49 लाख समितियां हैं, जिनकी सदस्यता 22.95 करोड़ से अधिक हैं। सहकारिता के अंतर्गत लगभग 100% गांव आच्छादित है एवं लगभग 75% ग्रामीण परिवार सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं। अपने स्थापना काल से लेकर प्राथमिक कृषि शाख समितियों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इन समितियों ने 1951 में केवल 23 करोड़ रुपए के ऋण दिए, जो 1990 में बढ़कर 5,454 करोड़ रुपए के ही हो गए। 2000 से 2001 में ऋण का परिमाण बढ़कर 34,522 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2011 में प्राथमिक शाख समितियों ने 13,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया। इन समितियों को शक्तिशाली संगठन बनाने के लिए रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा कई उपाय किए गए, ताकि ये समितियां लघु कृषकों की आवश्यकताएं पूरी कर सकें, किंतु इनकी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। इसलिए बैंकिंग आयोग का मत है कि संपूर्ण सरकारी ढांचे में प्राथमिक शाख समितियां सर्वाधिक कमजोर पड़ी हैं। अब नंबर 2 आता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और CCBS, केंद्रीय सहकारी बैंक। इसमें सुनिए, पहला आता है टाइप्स एंड नंबर ऑफ CCBS, यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रकार एवं उनकी संख्या। केंद्रीय सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं: विशुद्ध बैंक, जिनके सदस्य केवल प्राथमिक सहकारी शाख समितियां की ही होती हैं, और मिश्रित बैंक, जिनमें व्यक्ति एवं समितियां दोनों वर्ग के सदस्य हैं। भारत के सभी राज्यों में मुख्यतः मिश्रित सदस्यता वाले केंद्रीय सहकारी बैंक हैं। गत वर्षों में केंद्रीय सहकारी बैंकों का नए सिरे से गठन किया जाता है और देश के अधिकांश भागों में पिछले जिलों में से एक बैंक स्थापित करने की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। अब आता है फंक्शंस, यानी कार्यकलाप। नगरों में स्थित होने के कारण सहकारी बैंक प्रायः व्यापारिक बैंकों के सब कार्य करते हैं। संबंधित क्षेत्र की सब सहकारी समितियां अपनी अतिरिक्त रकम अनिवार्य रूप से केंद्रीय सहकारी बैंक में जमा रखती हैं। आता है फिर बोरिंग्स, यानी कि ऋण। केंद्रीय सहकारी बैंक अपनी चालू पूंजी में राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेकर वृद्धि करते हैं और सहकारी समितियों को ऋण देते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन, प्रबंध व संचालन। केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के अधिकतर प्रतिनिधि प्राथमिक सहकारी समितियों के होते हैं, जो समय समय पर बैठक बुलाकर नीति निर्धारित करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।